हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है हम लोग की सर्वनाम की। सर्वनाम की इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि संज्ञा हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब संज्ञा हम लोग अच्छे से जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को संज्ञा की जो भी बातें थी आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है कि थोड़ा सा संज्ञा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और जो है कि आपसे क्वेश्चन भी कुछ पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इन 5 भेदों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 5 भेदों के उदाहरण, 5 भेदों के परिभाषा, 5 भेदों से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। फटाफट बताइएगा कि जैसे हम कह दिए शहर, शहर शब्द में बताइएगा कि कौन सी संज्ञा है। शहर शब्द, शहर शब्द में बताइए फटाफट कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, यही 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए बता दीजिए फटाफट कौन सी संज्ञा होगी शहर शब्द में। यानी आपसे यही से ही पूछा जाएगा कि शहर में कौन सी संज्ञा। तो अब तक आप लोग का उत्तर आ गया होगा, तो बता दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्या। आप कहेंगे नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं होगी? क्योंकि व्यक्तिवाचक की परिभाषा यही कहती है कि जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को लिया जाता है या उसका बोध कराया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ तो शहर के बारे में कहा गया। अब किस शहर के बारे में कहा गया है? कोई शहर जो है विशेष रूप से नहीं न कहा गया है। जब किसी विशेष शहर के बारे में, किसी विशेष शहर का या किसी भी शहर का नाम नहीं लिया गया है तो हम लोग क्या मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे? नहीं ना, तो ये हमारा गलत हो गया। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां पर व्यक्ति और वस्तु के, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर समूह का बोध होता है ना, जहां पर समूह का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। तो क्या यहाँ पर जो है आपको कहीं गिरोह, झुंड, गुच्छा ऐसे शब्द मिले? नहीं ना, तो यानी यहाँ पर भी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग देखे थे कि जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो, वो यदि अपने जाति का बोध कराता है, अपने जाति का बोध कराता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आजमगढ़ क्या है? शहर का नाम है। बनारस क्या है? शहर का नाम है ना। यानी शहर शब्द में जो है कि कई यदि उनके नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक में यदि शहर शब्द हम कह दिए तो वो अपने जातियों का ही तो बोध करा रहा है, अपने जातियों का ही बोध करा रहा है। यानी इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो इस शब्द में हमारी जो संज्ञा होने वाली है जातिवाचक। भाववाचक क्यों नहीं होगी? क्योंकि शहर को जो है हम कहे थे ना कि भाववाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो कह सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कह सकते हैं। ऐसे शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो ऐसे शब्द कौन कौन से थे हम लोग के? वही मनुष्यता, दयालुता, ममत्व, गुरुत्व, सुख, दुख, क्रोध, हंसी आदि शब्द थे। यानी ऐसे शब्द भी हमको नहीं दिखे, तो यानी भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगी। हमारा सही आंसर जो होगा जातिवाचक संज्ञा का होगा। बताइए क्वेश्चन जो है कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं?
वैसे ही शब्द है आपके पास की ईमानदारी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि चलिए क्रोध में ही बता दीजिएगा कौन सी संज्ञा है। क्रोध मनुष्यता, क्रोध मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? तो आपका यही 4 ऑप्शन रहेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में एक ही संज्ञा है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किस स्तर पर? क्रोध या मनुष्यता, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, है ना। जहाँ पर गुण धर्म एवं दशा का बोध कराया जाता है उसे ही तो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो संज्ञा का पाठ था वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। सर्वनाम ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए हम सिंपल कैसे करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? तो सर्वधन नाम, सर्वयोग नाम, सर्वयोग नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका नाम, ठीक है। यानी सबका नाम सर्वनाम कहलाएगा, सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा हम लोग संज्ञा की पढ़े थे। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा हम लोग पढ़े थे कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का यदि नाम है तो उसे ही संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे सबका नाम शब्द दिया गया है, इसका अर्थ है। आखिरकार इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबका नाम कहने का मतलब क्या है ना। तो सबका नाम कहने का मतलब हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि सबका नाम का मतलब या अर्थ हम लोग समझेंगे, ठीक। चलिए परिभाषा इसकी क्या कहती है? परिभाषा, परिभाषा चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या कहती है, ठीक है। परिभाषा इसकी कहती है कि संज्ञा ऐसे सर्वनाम शब्द, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है, कहा जाता है। उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। परिभाषा को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तभी इसका मतलब समझ में आएगा। रियल में सर्वनाम का कार्य क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे। परिभाषा में कहा गया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। रियल में होता क्या है कि सर्वनाम के जो कार्य होते हैं वो क्या करता है, वो संज्ञा के जो शब्द रहते हैं वाक्यों में, या कह सकते हैं किसी पीस में, या फिर कह सकते हैं कोई गद्यांश है ना, जहां पर एक ही संज्ञा को बार बार प्रयुक्त किया जा रहा है, एक ही संज्ञा को बार बार लिखा जा रहा है, उसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर लिखने से कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। इस बात को खोपड़ी में डाल लीजिए। बस हम लोग परिवर्तित न कहकर पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान। ये रियल बात है। और संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम शब्द को प्रयोग किया जा रहा है या रखा जा रहा है या बोला जा रहा है, उससे उस वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसका अर्थ वही रहता है जो संज्ञा थी तब था। ठीक है, जो संज्ञा के रहने पर था वही सर्वनाम के आने पर भी अर्थ वही रहता है। यदि बात ऐसे नहीं समझ में आई है तो चलिए हम लोग वाक्यों के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से देख लेते हैं, यानी इसे ही उदाहरण कहेंगे। जैसे में हम यदि कह दिए, छोटा सा वाक्य लिख देते हैं कि जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है और मोहन रोज सुबह दौड़ता है। रोज सुबह दौड़ता है और मोहन अपने माता पिता की सेवा करता है। माता पिता की सेवा करता है। माता पिता की सेवा करता है। ये हो गए एक पीस के रूप में, एक टुकड़ा है। वाक्यों का कह सकते हैं एक समूह है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, अब संज्ञा की बात की जाए, संज्ञा की बात की जाए और कहानी की बात की जाए तो किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है और वह कह रहे हैं, और मोहन रोज सुबह दौड़ता है और मोहन अपने माता पिता की सेवा करता है। ऐसे ही आगे कहानी जोड़ दी जाए और मोहन 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 कई बार कह दिया जाए तो बताइएगा कि कहीं न कहीं मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं? पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए और वाक्य को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, मोहन एक अच्छा लड़का है और यदि हम संज्ञा के स्थान पर वह का भी प्रयोग कर दे रहे हैं, यानी सर्वनाम का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो क्या वाक्य में कोई अंतर होता है? क्या वाक्य में कोई परिवर्तन होता है? ध्यान से देखिएगा। और वह रोज सुबह दौड़ता है और वह अपने माता पिता की सेवा करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है और वह रोज सुबह दौड़ता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के ही बारे में कहा जा रहा है। मोहन के बारे में ही तो कहा जा रहा है। तो मोहन के बारे में जब कहा जा रहा है तो वाक्य के अर्थों में कोई परिवर्तन हुआ? आप कहेंगे नहीं। तो बताइए, सर्वनाम का कार्य क्या है? बस सर्वनाम का कार्य यही है कि पुनरावृत्ति से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। मोहन अपने माता पिता की सेवा करता है। यदि हम यहीं पर कह दें कि वह अपने माता पिता की सेवा करता है, तब भी तो मोहन के बारे में ही कहा जा रहा है। तभी तो मोहन के बारे में ही कहा जा रहा है। यही उसकी डिफिनीशन होती है, यही उसका नाम होता है। यानी सबके नामों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आई कि नहीं बात? यदि समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद
सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेदों की यदि बात की जाए तो सर्वनाम के भेदों की संख्या जो होती है 6 होती है। यहीं से एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, और हम तो कराएंगे ही कराएंगे कि हिंदी में हिंदी में हिंदी में हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 9, 8, 11, 12। यही 4 ऑप्शन है, यही 4 ऑप्शन है, 9, 8, 11, 12। ठीक है, 4 ऑप्शन में से यदि आपका आंसर भी सही हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, और हमें वही चाहिए भी, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हैं यदि हमको संख्या पता है तो वो होते कौन कौन से, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। चलिए पहले भेदों की ओर देख लेते हैं, उसको हम गिनवा देंगे। ठीक है, भेदों को यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो अपने यहाँ आप भी गिन सकते हो, है ना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नाम को लिख लीजिएगा, नामों को लिख लीजिएगा। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यही होते हैं 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। ठीक, फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भेदों की ओर, है ना, बढ़ते हैं भेदों की ओर। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भेद की ओर। ठीक है, तो पहला भेद हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द ही देख लीजिए, पुरुषवाचक है, पुरुष को बताने वाला सर्वनाम है, पुरुषों को बताने वाला सर्वनाम है ना। तो यहाँ पर
कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि आपसे डिफिनीशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप कह सकते हैं जहाँ वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें की जाती है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जहाँ पर वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर तीन व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, जहां पर तीन व्यक्तियों के बारे में बात की जाए उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। लिख लीजिएगा कि ऐसे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के अन्य व्यक्ति का अन्य व्यक्ति का अन्य व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, अन्य व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, अन्य व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोग करते हैं उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या यदि ये परिभाषा आपको लंबी लग रही है तो ऐसे एकदम एक लाइन की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम में तीन व्यक्तियों के बारे में बातें की जाती है, तीन व्यक्तियों के बारे में बातें की जाती है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बताइए ये परिभाषा सिंपल है कि नहीं? बात वही है, दोनों परिभाषा सिंपल है, जो आप चाहो वो लिख सकते हो। चलिए अब जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने व्यक्तियों की बात कही जाती है? तीन। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, है ना? कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के यदि भेद भी देखे जाए तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहला होता है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यही तीन होते हैं। यही तीन होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन व्यक्ति यही हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्हीं तीन व्यक्तियों के बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम में बातें की जाती है। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे इनकी पहचान करेंगे, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी परिभाषाओं को एक एक जो है कि लाइन की परिभाषाओं से समझ लेते हैं। जैसे में कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा, यदि किसी से पूछ ही लिया गया तो क्या बताएंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो कहने वाले व्यक्ति को, कहने वाले व्यक्ति को, कहने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले व्यक्ति को, या फिर इसे ही वक्ता भी कहते हैं, वक्ता, वक्ता को। ठीक है, कहने वाले व्यक्ति को या फिर कह सकते हैं कि वक्ता को ही क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो सुनने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को जो है क्या बोला जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। या फिर इसे ही कह सकते हैं श्रोता बोला जाता है, श्रोता, श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देख लीजिएगा इनके नाम, इनके परिभाषा, इनके उपनामों को भी देख लिया जाता है, इनके उपनामों को भी देख लिया जाता है। यहीं पर इनके उपनाम कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम, प्रथम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कहेंगे, द्वितीय, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कहा जाता है, तो कह सकते हैं तृतीय, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हो गए इनके उपनाम, ये हो गई इनकी परिभाषा और ये हो गए इनके नाम और उपनाम। ठीक है, इसके बाद जो है कि इनकी पहचान, इनको बताने वाला कौन होता है, उसे क्या कहा जाता है, इनको बताने वाले को क्या कहा जाता है, तो इनको बताने वाले को वाचक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब वाचक शब्द किसे कहते हैं, तो वाचक मीन्स ही होता है बताने वाला। ठीक है, बताने वाले शब्द को ही वाचक शब्द कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों पुरुषों के बारे में जो शब्द बताएगा वही पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द रहेगा, वही पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द रहेगा, है ना। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पहले वाले पुरुषवाचक सर्वनाम को परिभाषित करता है या पहचान कराता है, और ऐसे कौन से शब्द हैं जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कराते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कराते हैं। चलिए देख लेते हैं वाचक शब्दों को।
वाचक शब्द जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द की बात की जाए तो उसे ही कहा जाता है जो कहता है। इन तीनों व्यक्तियों में जो बोलने वाला रहता है उसे ही वक्ता कहा जाता है, और जो स्वयं को कहता है, जो स्वयं के बारे में कहता है, उसे ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसके वाचक शब्द कौन कौन होते हैं? जो स्वयं के बारे में कहते हैं, यानी इनकी पहचान यदि हमको करनी होगी तो केवल वाचक शब्दों को देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है ना, कौन सा सर्वनाम है। चलिए देख लेते हैं। वाचक शब्दों को, तो इसका हो जाता है मैं, हम, मैं और हम। इसके तो कई रूप है, इनके जो है परिवर्तित रूप है। मैं का मैंने, है ना, मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है। हम का हमारे, हमको, हमसे, हमने, ठीक है। इन सभी के जो है कि रूप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से वाचक शब्द हैं केवल उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक। केवल उनको यहाँ पर देखा जाएगा। मैं और हम किसके हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब मैं और हम शब्द जिस वाक्य में रहेंगे, क्या आप नहीं समझ सकते हो, नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? कैसे पूछा जाएगा, चलिए वो भी दिखा देते हैं। जैसे में इसके उदाहरण कैसे आ सकते हैं, कह देगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और अंडरलाइन कर दे। बाय द वे अंडरलाइन करके पूछ रहा है तो कह देगा कि इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन यही रहेंगे, इसके अलावा और डाल सकता है निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए, मैं पढ़ रहा हूं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या बताएंगे? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। वाचक शब्द याद है, फटाक से मार देंगे। मैं, खुद के बारे में जहां बातें की जाती है, जहां बोलने वाला रहता है, उसे ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बता सकते हैं कि नहीं? तो मैं पढ़ रहा हूं, या फिर यहीं पर वाक्य आ सकता है कि हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं। यानी यहाँ पर भी तो स्वयं की ही बातें की जा रही है, हम लोग नाच रहे हैं, है ना। जहाँ पर खुद की बात की जाए वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा और वाचक शब्द कौन कौन से होंगे? तो मैं और हम। मैं और हम शब्द जो है आपको प्रदर्शित करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को, ठीक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं तुम, तुम। रिस्पेक्ट देना है तो आप लगा दिया जाता है, तुम। रिस्पेक्ट देना है तो आप लगा दिया जाता है, ठीक है। तुम और आप। फिर इसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं तो इनके भी देख लेते हैं। इनके वाचक शब्द हो जाते हैं यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, ठीक है। ये हो जाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। उदाहरण नहीं कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। उदाहरण को तो यहां पर लिखा गया है, चलिए देख लेते हैं इसके भी उदाहरण को। किसके? मध्यम पुरुषवाचक के। मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण कैसे पूछे जा सकते हैं? कैसे पूछे जा सकते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा, तुम और आप लगाकर उदाहरण बना लीजिए। जैसे में तुम रोज पढ़ते हो, तुम रोज पढ़ते हो, तुम रोज पढ़ते हो। कहीं ना कहीं कहने वाला किसी दूसरे से कह रहा है ना, सामने वाले से कह रहा है तुम रोज पढ़ते हो, तो जो सामने वाला है उसके बारे में कह रहा है ना, तुम रोज पढ़ते हो, तो वो कहीं ना कहीं सुनने वाला है, वो सुन रहा है ना जी, वो सुन रहा है, वो सुनने वाला हो गया। और जो सुनने वाला रहता है उसे ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
तुम रोज पढ़ते हो। सुनने वाला है सामने वाला, और जो कह रहा है वो कहने वाला है, यानी वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो सुनने वाला है तुम और आप, वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ध्यान देते हैं यह वह ये वे लगाकर, यह वह ये वे लगाकर। जैसे में वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। यहां पर बताइएगा कि क्या आपको दिख रहा है? वह बहुत चालाक है, क्या कहने वाला सुनने वाले से कह रहा है? क्या कहने वाला सुनने वाले से कह रहा है? और क्या सुनने वाले के बारे में ही कहा जा रहा है? तो सुनने वाले के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कहने वाला तो सुनने वाले से ही कह रहा है, लेकिन किसी तीसरे के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं ये दोनों लोग, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में, किसी तीसरे के बारे में, किसी तीसरे के बारे में, कि वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। जैसे में ये, ठीक है, ये कह रहे हैं इनसे, ये कह रहे हैं इनसे। तो जो कहने वाला रहता है उसे क्या कहा जाता है? वक्ता। जो सुनने वाला रहता है उसे क्या कहा जाता है? श्रोता। जब किसी तीसरे के बारे में दोनों बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? अन्य व्यक्ति कहा जाएगा कि नहीं? तो यहां पर जो है कि किसी तीसरे के बारे में बातें की जा रही थी कि नहीं? किसी तीसरे के बारे में बातें की जा रही है कि नहीं? जब किसी तीसरे के बारे में बातें की जा रही है तो तीसरा व्यक्ति ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? शब्दों को भी देकर पूछा जा सकता है, ये तो हम वाक्यों को देखकर आपको देकर जो है समझाने की कोशिश की है। चलिए बता दीजिएगा कि क्या आपको ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों पुरुष हैं इनके बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग अच्छे से फिगर सहित जो है बना लीजिए, और इसके बाद जो है कि एक जो है कि चीज को और बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा होता क्या है इसमें, अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। बहुत ही नेसेसरी है, अंतर नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम के भी वाचक शब्द यही रहते हैं, है ना। नोट में ये लिखिएगा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब आएगा, तो जब किसी सजीव, या ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति के बारे में, जब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए, जब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए, कहा जाए, तो वहां पर जब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अंतर क्या है? तो जब किसी वस्तु या स्थान के बारे में कहा जाएगा तो वहां जाएगा, कहां पर? अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम में, यही अंतर है। इसको यहां पर लिख लीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में उसको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी आपसे जो है कि वार्ता कर लेते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं आप सुन रहे हो, हम कह रहे हैं आप सुन रहे हो, हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में। तो चलिए फटाफट बता दीजिएगा कि यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है। तो आप कहेंगे कि हम, यानी हम बोलने वाले हैं तो उत्तम पुरुषवाचक में, आप सुनने वाले हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? तो सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो चलिए
जो है कि अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के अगले भेद की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को अगले वीडियो में देखेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें।